नाज़रीन, सियासी रहनुमाओं को इस वक्त मुकदमात और गिरफ्तारियों का सामना है। वो ये शिकायत कर रहे हैं कि गिरफ्तारी के लिए छापे मारने वालों का रवैया नामुनासिब होता है। मतलूबा फर्द ना मिले तो उसके किसी भी रिश्तेदार को उठा लिया जाता है। मियां असलम इकबाल ने इल्जाम लगाया कि छापे के दौरान उनकी बेटी के जहेज का सामान लूट लिया गया, यहां तक कि इन्हें अपनी बेटी की शादी भी मौखर करना पड़ी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि पुलिस उनके और उनके रिश्तेदारों के घरों पर रेड करती है, बदसलूकी करती है, हरासा करती है, तोड़फोड़ की जाती है और जो हाथ लगता है साथ ले जाती है। इस ट्वीट पर पंजाब पुलिस के सरकारी ट्विटर हैंडल से जवाब दिया गया। लिखा गया, मुलजिम मियां असलम इकबाल को जना हाउस में आतिशदगी, कत्ल और तोड़फोड़ के जुराइम में नामजद किया गया है। यह जरूरी है कि वो कानून की पासदारी करें और खुद को कानून के हवाले करें। यानी पुलिस पर जो इल्जाम था उसका जवाब नहीं दिया गया। पुलिस की जानिब से तशद्दुद और लूटमार का कोई भी जो शवाहिद के बगैर जवाब नहीं दिया गया। ताहम अगर कोई सबूत मिले तो मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह हमाद अजहर के वालिद को भी गिरफ्तार किया गया। यहां तक के पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद के वालिद को भी रात गए गिरफ्तार किया गया। दोनों ज़ईफ अफराद को गिरफ्तार किए जाने के कुछ अरसे बाद रिहा कर दिया गया, लेकिन फिर भी पुलिस की जानिब से बुजुर्गों की गिरफ्तारी परेशान कुन है। इसी तरह शिकायत और फुटेजेस उस्मान डार के घर छापों के बाद सामने आई थी कि कानून नाफिज करने वाले एहलकारों ने न सिर्फ अहल खाना से बदतमीजी की बल्कि घर में तोड़ फोड़ भी की। इस पर तो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बाकायदा माफी भी मांग चुके हैं। इसके बावजूद भी पुलिस पर बदसलूकी के इल्जाम सामने आ रहे हैं। यही शिकायत शेख रशीद भी कर चुके हैं कि उनके घर पर 2 बार छापा मारा गया। शेख रशीद का इल्जाम है कि छापा मारने वालों ने घर के दरवाजे भी तोड़े और उनके मुलाजमीन के बाजू भी तोड़े। शेख रशीद का यह भी कहना है कि मुलाजमीन पर तशद्दुद करके उनसे यह बयान दिलवाया गया कि हम पर तशद्दुद नहीं हुआ। या नाज़रीन, इन शिकायत पर तवज्जो देना जरूरी है क्योंकि ये शिकायत अकेले आइसोलेशन में नहीं आ रही हैं, बार बार शिकायत आ रही हैं। हमेशा पंजाब पुलिस इस हवाले से बात तो करती है लेकिन कभी इस बात का अजाला करने का इंदिया नहीं देती है। यकीनी तौर पे इनका अजाला होना चाहिए, लेकिन साथ ही वो रहनुमा जिनके खिलाफ मुकदमात हैं और जो गिरफ्तारियों से बचने के लिए रूपोश है, इन्हें भी खुद को कानून के हवाले करना चाहिए और इंसाफ के लिए अदालतों से रुजू करना चाहिए। बात करेंगे इसी हवाले से। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जनाब राना तनवीर साहब ने। राना साहब, क्या ये दुरुस्त है? क्या ये यूं कह लें कि एक जमहूरी मुल्क का शेवा है कि आपको जो मतलूब अफराद हैं वो अगर आपको नहीं मिल रहे तो उनके घर वालों को उठा लो, उनके बुजुर्ग माँ बाप को उठा लो, बदतमीजी करो उनके साथ, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करो। ये सब कुछ अब का नहीं हो रहा, ये 9 मई के वाकयात के बाद मुसलसल सिलसिला जारी है। मैंने अपने मोनोलॉग में भी कहा कि मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, 9 मई करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, लेकिन ये कहां दुरुस्त इक़दाम है कि बूढ़े लोगों को रात गए उठा लिया जाए? नहीं, मेरा जो ख्याल है कि बिल्कुल जो पहले आपने बात की है वो तो बिल्कुल बजा है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। और ये सबसे बड़ा नारा तो यही लगाता था, इमरान खान लगाता था कि कानून से कोई बालातर नहीं है। अब कानून की अमलदारी होने जा रही है या हो रही है तो उसको ये मुख्तलिफ रंग देते हैं, ट्विस्ट करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की तअस्सुर देने की कोशिश करते हैं कि शायद कोई एक्सेसेस हो रही हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि अगर ये समझते हैं कि हम उसमें मुलव्वस नहीं हैं या ऐसा आपने काम नहीं किया तो इनको खुद सरेंडर करना चाहिए पुलिस के सामने। पॉलिटिकल वर्कर हैं, ये सियासतदान अपने को आपको कहलाते हैं। मैं नहीं समझता क्या कभी आपने देखा PMLN के लोग भागे हों, PMLN के लोगों ने सरेंडर किया हो, PMLN के लोगों ने मज़ामत की हो या कभी उनको ज़रूरत पड़ी हो पुलिस को या किसी भी एजेंसी को कि वो उनके घर वालों को तक वो पहुँचे। तो यहाँ तो इनका तो मैं समझता हूँ बाबा आदम ही निराला है। ये तो निराले से लोग हैं, 2-2 दिन अंदर रहते हैं, पेश होते नहीं हैं। अब मैं समझता हूँ ये चीज़ें अवाम को पता होनी चाहिए। राना साहब, अर्ज़ ये कि ये तनकीद, मैं इमरान खान का तो जिक्र ही नहीं कर रहा, ये तो अब आम आवाम तनकीद कर रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद कहा था जो उस्मान डार के घर हुआ, जो उनकी वालदा के साथ मैन हैंडलिंग हुई, वो गलत है। सर, अर्ज मैं ये कर रहा हूँ कि बात उन लोग, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इन लोगों को खुद सरेंडर करना चाहिए, लेकिन क्या ये जस्टिफाई करता है कि आप किसी की पे पुलिस घुस जाए, किसी की बेटी के साथ बदतमीजी करे, किसी के बाप को, बूढ़े बाप को उठा के ले जाए? मियां असलम इकबाल की बेटी तो आपकी भी बेटी है सर। अगर मरियम नवाज के कमरे में जाना गलत था
तो फिर उस्मान डार के घर घर घुस के उसकी माँ को बदतमीजी करना वो भी गलत है ना सर, उसको भी तो गलत कहा जाए। नहीं, बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर वो जाते हैं किसी को पकड़ने और घर की देखते हैं, ये तो छुप जाते हैं। देखो मेरा पॉइंट फिर वही है, मैं फिर बात करूंगा कि हमने तो टेलीफोनों पे खुद चले गए हैं, टेलीफोन आया कि जी हमने आपको अरेस्ट करना है, तो हम खुद पहुंच गया किधर आए। तो अब मेरा ये ना मत कहें कि अगर परवेज लाई 7 दिन अगर छुप सकता है, अंदर ही घुसा रहता है, और कोई अजीब लोग हैं, मुझे समझ नहीं आती कि ग्रेस होती है। अगर यही परवेज लाई को पता था कि अदालतों ने मेरे साथ यही उनका रवैया होगा, मुझे वो छोड़ देंगे और मेरे तो सारे बिठाए हुए लोग हैं, तो ये परवेज लाई पहले ही इज्जत से पेश होता। तो मैं नहीं समझता कि ये जो सिलसिला चल रहा है ये कोई। ये आपकी बात तो मैंने अपने पहले वाले मोनोलॉग में भी यही की है कि ये खुद ग्रेस का मुजाहरा करें, पेश हो कानून के सामने, अपने आप को सरेंडर करें, ये बात तो आपकी एग्री कर गया। लेकिन क्या राना तनवीर इस बात की मजम्मत करेंगे कि मियां अजहर जो एक बूढ़ा आदमी है उसको नहीं उठाया जाना चाहिए, जिसका कोई लेना देना भी नहीं है, नदीम अफजल चंद साहब के वालिद जिनका कोई लेना देना नहीं है, 85 साल का आदमी, उसको उठाया जाना गलत है, शेख रशीद के मुलाजिम की बाजू तोड़ना गलत है, उस्मान डार की माँ के साथ बदतमीजी करना गलत है, कम इसकी मजम्मत करते हैं जरा? यार ये 10-10 साल की उम्र है, एक तो आपने बढ़ा दिए हैं या उन्होंने बढ़ा दिए हैं, सारे 85 साल के हो गए हैं ऐसे बाल। अच्छा, लेकिन मुझे कि वो नहीं, किसी उनका ने लेना कहा देना ना मतलब नजर इससे कि नहीं लेना देना, किसी ने कहा कि देखें जी इस केस में तो मैं बेगुनाह हूँ, तो वो जो सुन रहा था उसने कहा जी हो सकता है इसमें बेगुनाह हूँ, लेकिन आपने और बहुत ज़्यादा गुनाह किए हो, बहुत ज़्यादा जुर्म किए हो। तो अल्लाह ताला की पकड़ होती है। ये छोड़े, मैं किसी का नाम नहीं लेता। मैं इनके आपको करना में बताऊँ ना, जिसको आप कहते हैं कि बूढ़ा आदमी 85 साल का उठा के ले गए हैं, मुझे पता वो क्या क्या करते रहे हैं। वो अच्छा, यानी इसका शक्ल वो मतलब है सारी कि जो सबसे आपके साथ हुआ, मैं तो एमी राणा साहब मैं मजम्मत करता रहा हूं पूरा 2-3 साल जो आपके साथ होता था, मैं एमी मजम्मत, इसका मतलब है मकाफात अमल है जो आपके साथ हुआ। मरियम नवाज के कमरे में जो पुलिस घुसी, वो मकाफात अमल कहूं सर उसको फिर मैं? नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मकाफात अमल तो है, लेकिन का या उनके साथियों का रवैया था, जिस तरह वो गले फाड़ फाड़ के हमारे मतलब बातें करते थे, जिस तरह कहते नहीं छोड़ूंगा, हमने तो कभी कोई बयान ही नहीं दिया। हमने तो जब तक इन्होंने रेड लाइन क्रॉस नहीं की, ये तो काबू भी नहीं आए। रेड लाइन तो इन्होंने क्रॉस की है। झूठ बोलता है, कोई कहता मैं उधर नहीं था, कोई कहता मैं उधर नहीं था, कोई कहता मैं उधर नहीं था। अगर आपका कोई नज़रिया ऐसा है तो उस पर डटे ना। हम 1.5-2 साल जेलों में रहे हैं, ज़मीन पे सोए हैं, 6-6 महीने ज़मीन पे सोते रहे हैं, बाजू वो सर के नीचे रख के। तो ये तो फिर मैं बात करूंगा, ये हमें इनका आगा पीछा पता है। कोई कोई कुछ किसी का कोई कारोबार है 2 नंबर, किसी का कोई है, कोई किसी का कुछ कारोबार है। तो ये जुल्म ज़्यादतियाँ जो इन्होंने की हैं, मुखाफात अमल में फंसे हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई लेकिन राणा साहब, ये आपकी गुफ्तगू से ये तासुर यकीनी तौर पे मिल रहा है कि हुकूमत को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि गेहूं के साथ गुन भी पिस रहा है। अगर जो लोग मतलूब नहीं हैं और बुजुर्ग हैं उनको अगर उठाया जा रहा है, खवातीन जिनका कोई ताल्लुक नहीं था 9 मई के वाकयात से, उनको उठाया जा रहा था, अगर आप इसकी मजम्मत नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इस बात पे हुकूमत अब मुतमईन है कि जिसके साथ जो हो रहा है होने दो। पुलिस ने अपनी कानून की अमलदारी करनी है, और उस पर गुन के क्या गंदम के साथ गुन भी पिस जाता है। तो ये आपने खुद ही एक प्रवर्ब बोला है। तो मुझे बताएं, क्यों नहीं सीधे आते, क्यों नहीं कहते कि मेरा बाप बूढ़ा है, अगर उसके साथ ज्यादती हो रही है तो मैं खुद ही चला जाऊं? क्यों नहीं पेश हो जाते? देखे ना, ये अगर वो पेश नहीं होंगे दोबारा ज्यादती होगी ऐसी, या मैं आपकी गुफ्तगू से अखज़ कर रहा हूं दोबारा इनके बाप को उठाया जाएगा? ज्यादती मैं नहीं बात करता। अगर वो उनका कंडक्ट सही नहीं है तो दुनिया में सारे में इसी तरह ही होता है। तो मैं नहीं समझता कि ये चीजें आपकी इतनी परेशानी, आप बजाय कंडेम करें कि यार ये क्या तमाशा इन्होंने बनाया हुआ है। मैं तो कंडेम कर रहा हूं सर। आप क्या नदीम अफजल चंद साहब के वालिद को उठाए जाने को कंडेम करते हैं आप? नदीम अफजल चंद साहब का बाप सियासी आदमी है, मुझे नहीं पता कि बेटों को बेटे चाहिए ना आ जाएं कि हमारे बाप को पकड़ा हम आ गए जी छोड़ दें। तो ये क्या मसला है? तो वो तो पीपल्स पार्टी में है सर, चंद साहब तो वैसे ही पीपल्स पार्टी में है सर। नहीं नहीं, मेरी बात सुने, मेरा भाई अगर पीटीआई में होगा
और वो इस किस्म के प्रोग्राम को, उसके एजेंडे को लेके चलेगा इमरान खान के, हाँ, तो उसके पकड़ा बाप को उठा जाएगा। लेंगे। नहीं नहीं, वो पकड़ा जाएगा, ये कोई नई बात है। नहीं, वो तो पकड़ा जाएगा, लेकिन उसका बाप भी उठाया जाएगा, ऐसे ये होगा सर? ये जरा नहीं, नहीं। आपसे कंफर्मेशन चाह रहा हूँ, अगर उसको अपने बाप की परवाह है तो वो खुद आ जाए, वरना अगर हम उठा उसको लेंगे। ये आप सीधी कह रहे हैं, मैं धमकी दे रहे हैं कि वरना हम उठा लेंगे। अठाना किस हालात में उठाना है? अब आप कह रहे हैं ना उसके ऊपर क्या एलिगेशन है, क्या नहीं है, क्या बाप मुलव्वस था, बाप नहीं मुलव्वस था। मैं असल में इस पे कोई खुल के बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सर आप करें सर, क्योंकि आपके साथ ये हो चुका है। मुझे अफसोस इस बात का है कि आपकी जमात सबसे ज्यादा इसकी विक्टिम बन चुकी हुई है सर, और आप इसको एंडोर्स कर रहे हैं। ऑन एयर है, प्राइवेट तौर पे मैं अगर किसी वक्त वही बात तो मैं सब मैं बताऊंगा आपके पास खुद हाजिर होऊंगा सर इस टॉक के लिए, लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, मैं चाय भी पीऊंगा आके, और मैं फिर डिस्कस करूंगा। देखिए, बहुत मुझे पता है बहुत सारे मामलात का कि सारा मामला चला किस तरह है, और ये सारे लोग क्या हैं, ये किसको ढाल बनाते हैं, ये औरतों को आगे शील्ड के तौर पे कर देते हैं। ये कौन सी जवान मर्दी है, ये कौन सा सियासी कारकुन तो बिल्कुल मैदान में होते हैं, खुद गिरफ्तारियां देते हैं। जब तक जेल भरो तहरीक चलती है तो सारे पेश होते हैं, खुद पेश हो जाते हैं। अब एक काम किया है, उसका खमियाजा भुगते हैं। आपने रेड लाइन क्रॉस की है, आपने दुश्मन के एजेंडे पे आपने काम किया है, आपने जो फौजी तनसीबात है उस पर हमला किया है, आपने GHQ पे हमला किया, आपने कोर कमांडर का घर जलाया है। ये मामूली बात नहीं है। इससे तो मैं समझता हूँ कि और कोई किसी मुल्क की किसी सालमियत किसी की के खिलाफ कोई इससे बड़ा काम नहीं हो सकता जो PTI वालों ने किया है सारा मिल के। ये छोड़िए ये वहाँ पे कुछ होता कुछ नहीं तो हमें उठ के तो गालियाँ निकालते हैं, गंदी गालियाँ निकालते हैं चौकों में, शराहों में, जलसों में। ये जब 9 मई का वाक़या हुआ है, मेरे इलाके में भी जो इन्होंने किया है वो तोड़ फोड़ की है, सब कुछ हुआ है, और सड़कें ब्लॉक करके वहाँ 9 करोड़ गंदी गालियाँ निकाली हमारी माओ बहनों को। आप नहीं देखें, ये नहीं है, इस तरह नहीं है कि मतलब हम तो को बोलते भी नहीं है, कभी हमने वापस कोई बात भी नहीं की कि अल्लाह ताला का निज़ाम है, जो करेगा वो भरेगा। बिल्कुल, इसमें कौन सी बात है। चलो, ये नहीं, आपने मजम्मत नहीं करनी है इसकी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एक वक्फा लेते हैं। साबिक आर्मी चीफ के साथ बैरून मुल्क जो हुआ, क्या वो एक अकेला तनतनहा वाकया है या पूरा एक माइंडसेट है जिसको बनाया गया, तामीर किया गया और आज उसकी फसल पक चुकी है और फल दे रही? इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। नाज़रीन, फ्रांस में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से मुबैना बदतमीजी के बाद सोशल मीडिया पर भी एक तूफान बदतमीजी बपा है और एक मखसूस जमात के कारकुन एक बार फिर तौहीनामेज वीडियो की आड़ में तमाम इखलाकी हदें पार कर गए। समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर जनरल बाजवा के खिलाफ मनगढ़ंत ट्रेंड्स घड़े जा रहे हैं, इंतहाई बेहुदा तरीके से उनकी किरदार कुशी की जा रही है और उनके खिलाफ दशनाम तराजी हो रही है। पाक फौज के साबिक सरबराह के साथ मुबैना बेहूदगी की ये झलक वो स्लो पॉइजनिंग है जो एक सियासी रहनुमा ने अपने कारकुनों के दिमागों में उतारी। कई महीनों की इस जहर आलूद आबियारी से अब नासूर फूट रहा है। ये नफरत अंगेज बयानियां अब अफरियत का रूप धार चुका है और कोई भी इसकी दस्तरस से बाहर, ना कोई इसकी दस्तबर्द से महफूज है। और ये बयानियां है जिसमें हर उस शख्स को निशाना बनाया जाता है जो इनके बयानिए से इख्तलाफ राय रखता हो। यही वो बयानिया है जिसने सानह 9 मई को जन्म दिया और जुनूनी गिरोह GHQ कोर कमांडर हाउस पर चढ़ दौड़ा, कौम के हीरो कर्नल शेर खान का मुजस्समा तोड़ दिया, शहदा की यादगारें मस्मार कर दी। जहां जनरल बाजवा समेत साबिक और मौजूदा फौजी क़यादत एक साल से इस मकतबे फिक्र के ज़ेर अताब है, वहां मुखालिफ सियासी रहनुमा भी इनके निशाने पर है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लंदन जैसे शहर में भी उनकी दस्त दराजियों और जबान दराजियों से महफूज नहीं। आए रोज इनकी रिहाइशगाह के बाहर नाजेबा नारेबाजी होती है और गालम गरोज की जाती। कौन लोग थे ये देखा आपने? ये मुंह से झाग निकालते हुए लोग, क्या इनको सियासी कारकुन कहेंगे? क्या इनको किसी सियासी तरबियत का नतीजा कहेंगे? ऐसे ही लोग हैं जो कल को बलवा करके चढ़ दौड़ते हैं। क्या इन लोगों को किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई है? क्या इख्तलाफ राय कैसे करना है कभी किसी को सिखाया नहीं? कोई दलील थी इनके पास, कोई मंतक थी इनके पास सिवाय दशनाम तराजी और गालम गलोच के?
और नवाज शरीफ ही नहीं, नून लीग के कई और रहनुमा भी इनकी नफरत भुगत चुके हैं। एहसन इकबाल से भेरा मोटरवे पर एक रेस्टोरेंट में एक फैमिली ने बदतमीजी की। हुसैन नवाज, आबिद शेर अली से भी नारवा सलूक हुआ। यही नहीं, लीगी खवातीन रहनुमाओं से भी तौहीनामेज रवैया अपनाया गया। मरियम नवाज शरीफ को देख कर नानजेबा नारे लगाए गए। मरियम औरंगजेब से लंदन में बदतमीजी की गई। यही नहीं, इनके साथ मस्जिद नबवी जैसे पाक तरीन जगह पर उसके हाथे में भी बदअखलाकी हुई। इस मकरू हरकत के लिए पीटीआई लंदन के सरबराह ने खास तौर पर सऊदी अरब का सफर किया था और फिर वहां से भाग निकला। शूमिय किस्मत कि पीटीआई सरबराह ने इस वाक़े की मजम्मत करने के बजाय खुशी का इजहार किया था। बाद में इस केस में कई शरपसंदों को सऊदी अदालत से सजाएं भी मिली थी। दोबारा बात करूंगा कि इस लहजे से और इस रवैये से सिर्फ सियासी तरबियत का पता नहीं चलता, बल्कि घर की तरबियत का भी पता चलता है। जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और मैं दोबारा बता रहा हूं, इनमें से अक्सर लोग तो ये जानते भी नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये बरसों की एक बहुत ही खलफिशार और तशद्दुद ज़दा सियासी तरबियत का नतीजा है। ये लोग नफरत अंगेज बयानिए से नफरत करने वाले पीटीआई रहनुमा भी गालन गलोच ब्रिगेड की नफरत से न बच से। फौजी और सियासी रहनुमाओं के अलावा गुलकार, क्रिकेटर्स और समाजी कारकुन भी इस गिरोह की जुबान दराजी से जख्म हुए। यानी एक इंसान अपनी राय नहीं दे सकता, इन तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय दी। ऐसा कल्ट बन गया है, खुदा ना खासा, अल्लाह माफ करे, जैसे कोई नबी पैगंबर है। क्या आप तनकीद नहीं कर सकते? क्या ये तनकीद से मुबर्रा है? ऐसे अजीब हैजानी कैफियत में आ जाते, ऐसे गुस्से से बिफर जाते हैं कि जैसे तनकीद करना खुदा ना खासा तौहीन मजहब हो गई। अपने ही मुल्क के साबिक आर्मी चीफ के साथ किसी गैर मुल्क की बदतमीजी जगहसाई के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब इस तरह के वाकयात की मजम्मत की बजाय तारीफ की जाए, जो कि की जा रही है, तो यही कुछ होगा। जब लीडर ऐसे वाकयात पर शर्मिंदा होने के बजाय कहेगा कि मुखालिफिन के बच्चों से कोई रिश्ते नहीं करेगा, तो यही कुछ होगा। सोशल मीडिया पर नफरत की ये आग फैलती जा रही है। सवाल है कि नफरत का ये सैलाब कहां जाकर रुकेगा। और अब घर के भीदी लंका ढा रहे हैं और बता रहे हैं कि पीटीआई का सोशल मीडिया पर फौज और रियासत के खिलाफ बंदी से प्रोपेगेंडा किया जाता है। रियासत और फौज के खिलाफ यह नफरत अंगेज बयानिया मुल्क से निकलकर 7 समंदर पार भी पहुंच गया है और अमेरिका में पीटीआई के करता धरता पाकिस्तान की फौजी इमदाद इंसानी हुकूक से मशरूत कराने के लिए सरगर्म हो गए हैं। पीटीआई अमेरिका के सदर आतिफ खान की क़यादत में एक वफ्द ने कांग्रेसमैन ग्रेग केसार से मुलाकात की है और इनसे अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान से मुतालिक करारदाद लाने की दरख्वास्त की है। उन्होंने बाइडेन इंतजामिया पर जोर दिया है कि हर उस शख्स को वीज़ा देने पर पाबंदी आयद की जाए जो मुबैना तौर पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और पाकिस्तान में जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिशों में मुलव्विस है। आतिफ खान ने ग्रेग केसर से कहा कि कांग्रेस की 86 मेंबरान ने हमारी पिटिशन पर दस्तखत किए हैं, हम चाहते हैं आप भी इसका हिस्सा बने। मुलाकात में चेयरमैन पीटीआई के फोकल पर्सन बराए अमेरिका सज्जाद बरकी भी मौजूद थे, जिन्होंने इस मुलाकात और बातचीत की वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर भी की है। उधर पीटीआई ने अमेरिका में एक और खिलाड़ी शहबाज गिल को मुतारिफ कराया है, जिन्होंने खुद को पार्टी के गैर मुल्की एजेंट के तौर पर अमरीकी महकमा इंसाफ में रजिस्टर कराया है। ये वही जट्टा दा पुत्र है जो जनरल बाजवा से शजरा नसब मिलाता था। ये वही शहबाज गिल है जो पाकिस्तान से मोहब्बत का दावेदार था और मुल्क से बाहर जाकर फॉरेन एजेंट बन गया है। उधर पीटीआई के हामियों ने एक रोज पहले स्कॉटलैंड में पार्लियामेंट के सामने भी एहतजाज किया और कानून साजों पर जोर दिया कि वो हुकूमत की जानिब से उनकी जमात के खिलाफ शुरू किए गए क्रैकडाउन का नोटिस लें। बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन तजिया निगार जनाब समर अब्बास साहब ने। समर साहब, ये रवैया आपका नहीं है, बरसों की मेहनत के बाद एक ऐसी पौध तैयार की गई है, ऐसे लोग तैयार किए गए हैं जो सिर्फ नफरत की जुबान जानते हैं। ये कहां जा रही है? ये जमात नौजवान नस्ल के साथ क्या कर रही है? ये सोच या फिक्र हमारी नौजवान नस्ल के साथ क्या कर रही है? सर अली हैदर साहब, अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो ये एक इंडोक्ट्रिनेशन का प्रोसेस था जो हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, ये उसका नतीजा है। अब एक अफगान नेशनल, किसी दूसरी कौमियत का शहरी, किसी दूसरे मुल्क का शहरी पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ को, वो XYZ, बाजवा, मुशर्रफ, राहील शरीफ, वो कोई भी हो, हाँ, वो पाकिस्तान का साबिक आर्मी चीफ था। हमारी अफवाज पाकिस्तान को उसने रिप्रेजेंट किया है, उसकी सरबराही की है। एक बंदा पब्लिकली आके गालियां दे रहा है एक पाकिस्तानी औरत, जो उनकी वाइफ है वो भी एक पाकिस्तानी औरत है, सबके लिए काबिल एहतराम है। आपका किसी के साथ 100 इख्तलाफ हो सकता है, 100 आपकी किसी के साथ वजूहात की बिना पर नफरत हो सकती है, मगर खुदारा एक गैर मुल्की शख्स पाकिस्तानी आर्मी चीफ को अगर ह्यूमिलिएट कर रहा है
तो उसे इक्विवोकली यकसुबा होके पूरी कौम को उस चीज को कंडेम करना चाहिए था, चाहे आपके मुल्क के अंदर सौ इख्तिलाफात हो। लेकिन जब भाई कुछ ऐसा हो रहा है तो फिर पूरी कौम को यकसुबा होके उस वाक़े को कंडेम करना चाहिए था। और लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो बड़ी एक उल्टी मैं कहूंगा कि यहाँ पे गंगा बहती है कि एक अफगान नेशनल हमारे साबिक आर्मी चीफ को पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर रहा है। मैं अगेन कहूंगा वो XYZ, वो जो भी आपका उससे सौ इख्तिलाफ हो सकता है, आप पाकिस्तान की तरफ से जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी बहुत अच्छा हुआ, इसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, फलां फलां के साथ भी इसी तरह से होना चाहिए, ये मकाफात अमल है और ये दुनिया के सारे बदले दुनिया पे सारे वापस हो रहे हैं। इस तरह से मैंने सोशल मीडिया पे सुबह से मैंने बहुत ज्यादा इस चीज की खास माइंडसेट है जो ये काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। एक खास माइंडसेट है, एक खास पॉलिटिकल पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो इस चीज को ज्यादा जस्टिफाई कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कोई पाकिस्तानी अगर मिसबिहेव करता चले, उसके किसी हद तक सवालात को तो जस्टिफाई किया जा सकता था, लेकिन गालियां जिस तरह से बदजुबानी की गई एक खातून के सामने, एक औरत के सामने जिस तरह से गालियां दी गई, नंगी गालियां, मेरे ख्याल से वो किसी भी सूरत में जस्टिफाइबल नहीं था। और अच्छा, उसको अगर हम एक और समर साहब एक और चीज देखते हैं, मतलब हमने ये वाकयात यहाँ तक देखे कि हरमे काबा में भी इन्होंने नहीं बख्शा, वहां पर भी सियासत लेकर आ गए, फिर माँ की गालियां और फिर माँ को जहन्नम वासिल होने की दुआएं, इस तरह की चीजें, तो ये तो है कर्सिंग। अच्छा, बात हम देख रहे हैं कर्सिंग से आगे निकल गई है। वही पॉलिटिकल पार्टी, उसके सपोर्टर और बाज लीडरान वो अमेरिका में लॉबिंग कर रहे हैं। एक साहब हैं शहबाज गिल साहब, वो एजेंट बन गए हैं आजकल, वो अमेरिका में लॉबिंग कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इमदाद रुकवाई जाए। हालांकि कोई इमदाद का बिल ऐसे टेबल पे है नहीं, लेकिन फिर भी उनकी कोशिश है। यानी ये तो अब प्रैक्टिकली इस काम में पड़ चुके हैं कि ये एंटी स्टेट काम हो रहा है, ये किसी एक इदारे की दुश्मनी में नहीं हो रहा, ये तो पूरी की पूरी रियासत की दुश्मनी में किया जा रहा है सर। देखें, जो अमेरिका मुखालिफ बयानिया था खान साहब का, वो तो ढेर हो गया था काफी महीने पहले ही कि उन्होंने अमेरिकी साइफर से जो कहानी शुरू हुई थी वो फिर घूमते घुमाते जल बाजवा पे आई, फिर वहां से घूमते घुमाते वो मोहसिन नकवी पर आके खत्म हो गई थी। तो वो तो सारी कहानी खान साहब ने खुद ही पाकिस्तान के अंदर रिवर्स कर दी थी। आजकल जो जिस मिशन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अमेरिका में जो तंजीम है, जो उसके अहदेदार हैं, खान साहब की हिदायत पर ही जो वहां पे वो कोशिशें कर रहे हैं, जो एफर्ट्स उनकी ये हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो कांग्रेसमैन हैं उनसे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ट्वीट्स करवाना और हमारी रियासत के इदारों के खिलाफ एक वहां पे जहन साजी करनी अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर और उनसे कंडेम करवाना, उनसे प्रेशर में लाना। बेसिकली असल जो मकसद है इस सारी एक्टिविटी का जो यूएस के अंदर, देखिए फंड रेजिंग तो एक जायज हक है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, वो कर सकती हैं। आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 उन्हें इजाजत देता है इलेक्शन फंडिंग के हवाले से। जो भी पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मुकीम है, ओवरसीज पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान के अंदर जिस अपनी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी के लिए फंडिंग कर सकते हैं। लेकिन असल चीज पाकिस्तान की इमदाद रुकवाना, IMF का प्रोग्राम रुकवाने के लिए शौकत तरीन की जो कॉज लीक हुई थी, यानी लगता यह है कि इस माइंडसेट को सिवाय अपने और कुछ नजर नहीं आता, और अगर कुछ ऐसा करना पड़े जिसमें पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान का नुकसान हो, वो उससे भी गुरेज नहीं करेंगे। वो उनकी सोच है कि वो पाकिस्तान पसंद है, वो पाकिस्तान को तो ये माइंडसेट तो ये एक इंतहाई खतरनाक माइंडसेट है कि आपने पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत को एक शख्स के साथ आपने फिर उससे कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, उसके साथ आपने कर दिया है। तो ये तो खतरनाक है। पाकिस्तान के साथ आपकी मेरी एक पाकिस्तानी की, वो पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान से बाहर है, उसकी पाकिस्तान से मोहब्बत गैर मशरूत होनी चाहिए और गैर मशरूत होती है। वो दुनिया के अंदर लोगों के अपने ममालिक के साथ मोहब्बत या जो भी उनकी पेट्रियोटिज्म होता है वो किसी खास शख्स या किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट कभी भी नहीं किया जाता, लिंक नहीं किया जाता कि ये इक़्तिदार में होगा तो मैं तब पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करूंगा, ये इक़्तिदार में के अंदर पैसे भेजूंगा। बिल्कुल ठीक है समर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, कहा इल्जाम ये लग रहा है कि जो PTI के लोग, वो लोग जिन पे इल्जाम है 9 मई के वाकयात का, जब वो छूट रहे हैं अदालतों से, तो इल्जाम लगाया जा रहा है कि अदालतें उनकी तरफ इंक्लाइंड हैं, अदालतें उनकी तरफ माइल हैं। लेकिन यहां पर नजर आ रहा है कि पुलिस की प्रोसिक्यूशन यानी इस्तगासा की कार्रवाई में इंतहाई खामियां हैं। इन पर बात करेंगे इस वक्फे के बाद।
नाज़रीन, कानून नाफिज करने वाले इदारे सियासतदानों के खिलाफ जो केस बना रहे हैं वही केस अदालतों में लड़ने से कासिर क्यों हैं? जो पर्चे कर दिए जाते हैं वो अदालतों में साबित क्यों नहीं हो पा रहे? जिन्हें किसी जुर्म का जिम्मेदार करार दिया जाता है अदालत से इन्हें सजा क्यों नहीं हो पाती? हालिया कई वाकयात ने सगासा पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। मुकदमात में यास्मीन राशिद और परवेज इलाही की बर्रियत इसकी ताज़ा मिसालें हैं। कोर कमांडर हाउस में यास्मीन राशिद के बरी होने की जो वजह सामने आई है वो तो हैरान कुन है। अदालती फैसले के मुताबिक यास्मीन राशिद पर जो इल्जाम लगाया गया था इसकी FIR में इन्हें नामजद ही नहीं किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अपने फैसले में लिखा, यास्मीन राशिद को पेश करते हुए केस के तफ्तीशी अफसर ने इनके 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा की ताकि फोटोग्रामेट्री और वॉइस मैच टेस्ट और मोबाइल फोन्स को रिकवर किया जा सके। तमाम अदालतों के सामने पेश किए गए इस केस रिकॉर्ड के मुताबिक ना तो यास्मीन राशिद इस केस की FIR में नामजद है, ना ही इन्हें ज़िमनी बयान के जरिए इस केस का हिस्सा बनाया गया। फैसले में मजीद कहा गया कि पुलिस ने यास्मीन राशिद को कोर कमांडर हाउस हमला केस में शरीक मुल्जिम के बयान की बुनियाद पर शामिल किया, जिसकी कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लिखा, चूंकि यास्मीन राशिद के खिलाफ कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है जो जाहिर करते हों कि उन्होंने इस जुर्म का इर्तिकाब किया, चुनाचे तफ्तीशी अफसर की जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद की जाती है और इन्हें इस केस से डिस्चार्ज किया जाता है। जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि यास्मीन राशिद का नाम ज़िमनियों में दर्ज था, इन्हें बरी करने का फैसला उजलत में किया गया। फैसला आने के बाद IG पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यास्मीन राशिद की बरियत का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया। IG पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जलाओ घिराव के दौरान बनाई गई तस्वीर और वीडियोस भी दिखाई और पूछा, इस सब मवाद को देखकर भी क्या कोई ये कहेगा कि यास्मीन राशिद इसमें मुलव्विस नहीं थी? पुलिस का यह दावा भी है कि कोर कमांडर हाउस के पास से यास्मीन राशिद की 41 फोन कॉल्स ट्रेस हुई हैं। सवाल तो यह है कि अगर पुलिस के पास ये तमाम शवाहिद मौजूद थे तो यास्मीन राशिद का नाम FIR में शामिल क्यों नहीं किया गया था? परवेज इलाही को भी तरक्याती मंसूबों में करप्शन केस पर अदालत बरी कर चुकी है। अदालत कह चुकी है कि महकमा एंटी करप्शन कोई भी ठोस सबूत पेश न कर सकी। इसके जवाब में हुकूमत पंजाब ये इल्जाम लगा चुकी है कि जज तहरीक इंसाफ के हामी हैं। परवेज इलाही की बरियत पर इन्हें बरी करने वाले जज के खिलाफ हुकूमत पंजाब के सरकारी ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई। जज साहब पर इल्जाम लगाया गया कि वो तहरीक इंसाफ के लिए हमदर्दी रखते हैं। सबूत के तौर पर उनके सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किए गए मवाद के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए गए। ऐसी खबरें भी है कि खुद हुकूमत को भी इस तगासा की कमजोरी का अदराक है। यूट्यूब पर तजिया पेश करने वाले इमरान शफकत ने एक वीलॉग अपलोड किया। इसके मुताबिक 9 मई के वाकयात पर लाहौर सेफ सिटी हाउस में अहम इजलास हुआ, जिसमें IG पंजाब की जानिब से इजलास के शुरका को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पूछा, केस कितने मजबूत हैं? इस सवाल पर प्रोसिक्यूशन पंजाब के सेक्रेटरी ने बताया कि तमाम केसेस मजाक हैं। प्रोसिक्यूशन सेक्रेटरी के मुताबिक केसेस के लिए जियो फेंसिंग डाटा की तफसीलात FIR से मुख्तलिफ हैं। डाटा कुछ और कह रहा है, FIRs कुछ और कह रही हैं। अदालत ने फैसला FIR की बुनियाद पर सुनना है। इन FIRs के मतन को देखें, इनमें कोई इल्जाम ही नहीं है। वकील ने चंद सेकंड्स में मुल्जिम को बरी करवा लेना है। इसी तरह एक सियासी जमात के सरबराह पर कितने ही मुकदमात बने। लाहौर जमान पार्क से लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पुलिस की, सरकार की और आम शहरियों की गाड़ियां जलाई गईं, पेट्रोल बम फेंके गए, पुलिस एहलकारों पर बराह रास्त हमले किए गए। इन पर बगावत, हंगामा आराई और इक़दाम कत्ल तक के मुकदमात हैं, लेकिन वो भी जमानत लेने में कामयाब हो जाते हैं। आखिर क्या वजह है कि जो केस बनाया जाता है कानून नाफिज करने वाले इदारे अदालत में वो केस साबित नहीं कर पाते? अदालतों के हवाले से रिपोर्टिंग करने वाले हमारे माहिर रिपोर्टर्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है आदिल अब्बासी साहब ने इस्लामाबाद और सलमान अवान साहब ने लाहौर से। अच्छा, लाहौर के कुछ केसेस लाहौर के बहुत ज़्यादा बने थे। सलमान साहब ये बताइएगा कि क्या वजह क्या है? पुलिस एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता भी रही है कि हमारे पास सबूत है, मगर यास्मीन राशिद का नाम FIR में नहीं है, और यही हमें पैटर्न बाकी केसेस में भी दिखाई दे रहा है। वजह क्या है इसकी? जी बिल्कुल अली हैदर साहब, 3 जून को शनाख्त परेड की जानी थी, बल्कि शनाख्त परेड पे जो किए हुए मुल्ज़मान थे उनको पेश किया गया लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। और जो डॉक्टर यास्मीन राशिद है वो जुडिशल रिमांड पर थी। तफ्तीशी अफसर जो है उनको जेल से लेकर आया और उसने कमरे अदालत में पेश किया। 126 मुल्ज़मान थे जिनको अदालत में पेश किया गया और बताया गया कि इनमें से 89 जो मर्द हैं उनकी शनाख्त जो है वो कर ली गई थी और 13 ख़वातीन थी जिनकी शनाख्त का अमल मुकम्मल हुआ था। उसके बाद जो 24
लोग रह गए थे जिनकी शनाख्त का अमल मतलब शनाख्त परेड में वो शनाख्त नहीं हुए, तो उनको अदालत ने रिहा कर दिया। तो इसी दौरान जो दिलचस्प और वाक़या सामने आया वो यही था कि जब डॉक्टर यास्मीन राशिद को कमरा अदालत में पेश किया गया, तफ्तीशी की जानिब से जो है जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई और उसने यही कहा कि इनका जो ऑडियोज़ थी वो उस वक़्त जिनाह हाउस के एरिया में ही थी और ये लोगों को हदायत दे रही थी, उकसा रही थी। तो उस हवाले से जो है हमने तफ्तीश करनी है, तो हमें जिस्मानी रिमांड दिया जाए। जब अदालत ने FIR को देखा तो FIR में डॉक्टर यास्मीन राशिद का नाम ही दर्ज नहीं था। ये जिनाह हाउस मुकदमा केस की समाअत हो रही थी, तो इसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहीं पर FIR में जिक्र ही कहीं नहीं था, जिसकी वजह से अदालत ने इनको जो है मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। यही वजह हुई कि उसके बाद जो दीगर मुल्ज़मान थे, अदालत ने जो 89 मर्द हजरात थे उनको जो है वो 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया और जो 13 खवातीन थी उनको अदालत ने जो है 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जो है पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरी तरफ हम बात करते हैं साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के केसेस की, तो इसी तरह ही तो सलमान, ये भी तो कहा गया कि लैब रिपोर्ट के मुताबिक यास्मीन राशिद जाए वक़ुआ पे मौजूद थी और इसके साथ साथ जियो फेंसिंग के मुताबिक भी मौजूद थी। फिर क्या ये तमाम सबूत पेश नहीं किए गए अदालत में? देखिए, उन्होंने ये बात ज़रूर की थी, अभी सबूत उन्होंने फराहम नहीं किए थे। ये वर्बली जो है वो अदालत में तफ्तीशी अफसर जो है वो बता रहा था कि जो डॉक्टर यास्मीन राशिद की मौजूदगी है वो वहाँ पे पाई गई है और ये उकसा रही थी और हमने यही जो सबूत हमारे पास हैं, हमने इनसे कुछ रिकवर भी करने हैं, इनसे मोबाइल फ़ोन रिकवर करना है, इनसे डाटा तमाम तर रिकवर करना है, इसलिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए। जबकि जिस्मानी रिमांड की इस्तदा तो तब बनती है जब FIR में किसी मुल्ज़म का नाम हो। जब मुल्ज़म का नाम ही FIR में दर्ज ना हो तो किस किस्म का जिस्मानी रिमांड? अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि अदालत ने कहा कि मुल्ज़मा जिस पे आप जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर रहे हैं, इसका जिक्र कहाँ पे किया गया है, इसका नाम कहाँ पे FIR में दर्ज है? तो तफ्तीशी अफसर जो है वो खामोश रहा और दूसरे वाला जो 2 तफ्तीशी अफसर मौजूद थे उनसे बात करने लग गया कि मैडम का नाम कहाँ पे है। जब FIR पढ़कर सुनाई गई तो FIR में डॉक्टर यास्मीन राशिद का नाम नहीं था, जिस पर अदालत ने यह फैसला किया कि मुल्ज़मा को जब जो है इस केस से डिस्चार्ज किया जाता है। डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ जो है मुतअद्दिद मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए हैं। शादमान जो थाना था पुलिस स्टेशन, उसको नजर आतिश करने का भी मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। जिले शाह कत्ल केस का भी मुकदमा जो है उसमें भी नामजद है डॉक्टर यास्मीन राशिद। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और आजी साहब से मेरी अपील है कि सर जब आपके एहलकारों को, आपके अफसरान को FIR काटनी आ जाए सर, तब आप इनके खिलाफ पर्चे कीजिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत पेश कीजिएगा। आदिल अब्बासी, हो क्या रहा है ये? क्यों, क्या प्रोसिक्यूशन में अचानक से ये खामियां, ये कमजोरियां, वजह क्या है कि एक खास सियासी जमात के सरबराह उन्हीं को रिलीफ मिल रहा है और जब पता चलता है कि रिलीफ क्यों मिला तो पता चलता है कि इस्तगासा में कमजोरी थी? देखिए अली साहब, जितने भी पुलिस की जानिब से मुकदमात दर्ज किए गए चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, उनमें कमज़ोर प्रोसिक्यूशन टीम और कमज़ोर तफ्तीश के बायस उनको रिलीफ मिलता रहा अदालतों की जानिब से। वही आम तफ्तीशी अफसर और वही कमज़ोर प्रोसिक्यूटर जो है अदालतों में पेश होते रहे। जबकि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो फौजदारी मुकदमात हैं उनके लिए कानूनी टीम जो है वो बहुत मजबूत है, जिसमें ख्वाजा हारिस हैं, सलमान सफदर हैं, हामिद खान हैं और गौहर अली भी उनकी टीम जो है काफ़ी मजबूत है जो प्रोसिक्यूशन के का मुकाबला करती है। इसके अलावा पुलिस जो है बर्फ रफ्तारी से भी मुकदमात जो है वो दर्ज करती है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ और सज़ा दिलवाना चाहती है तेज़ी से, लेकिन उसमें भी गलतियां होती हैं पुलिस की जानिब से। तो जो कानूनी टीम है तहरीक इंसाफ की, वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करके जो प्रोसिक्यूशन है उसको दबा देती है और इनकी कानूनी टीम इतनी मजबूत है कि वो कोई भी कानूनी फॉरम छोड़ते नहीं है जहाँ से उन्हें रिलीफ ना मिल सके। वो कोई जगह ऐसी कानूनी नहीं छोड़ते जहाँ से वो रिलीफ उन्हें तवक्को होती है, वो वहाँ पे भी जाते हैं, हर फॉरम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा तोशा खाना केस हो या अलकादिर ट्रस्ट केस, उसमें इमरान खान जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है वो मेरिट पर इल्ज़ामात का जवाब नहीं देते, बल्कि यही कहते हैं कि जो क्रिमिनल कंडक्ट है उसके ज़रिए ही जो इल्ज़ामात का जवाब देते हैं इमरान खान। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो नैब तरमीम थी उसको भी चैलेंज किया और यही कहते थे कि ये NRO 2 है, लेकिन अब जब उनके ऊपर नैब में मुकदमा बना अलकादिर ट्रस्ट का, तो वही जो नया नैब कानून है उसका सहारा लेते हुए वो कहते हैं कि उनके खिलाफ ये तहकीकात नहीं बनती। जी
ठीक है, आदिल अब्बासी आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे। सलमान अवान साहब, आपने हमें लाहौर से अपडेट किया। काश वक्त होता तो मजीद कुछ सवालात थे। इमरान की बुरी ज़मानतें अब तक खारिज नहीं हो पा रही हैं, हालांकि उनके ज़मानती मचलके भी जमा नहीं हुए, तो ये भी एक वजह है और इस पर यकीनी तौर पर अगले प्रोग्राम में सवाल किया जाएगा। हमें दीजिए नाज़रीन इजाज़त, अल्लाह निगहबान।